वेलकम टू स्टेप अप आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 28 नवंबर 2018। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों आर्टिकल पॉलिटिक्स पर हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल बताता है कि जो वर्तमान में इंस्टीट्यूशंस हैं वो रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो पार्टी रूल कर रही है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये आर्टिकल कपिल सिब्बल जी ने लिखा है। आर्टिकल पॉलिटिकल है, हम इसे भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये आर्टिकल सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में है। आर्टिकल को 26/11 के अटैक के संदर्भ में डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो हम इसे पूरे बैकग्राउंड के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस पेज पर यह आर्टिकल टेररिज्म के बारे में है। टेररिज्म और सेकुलरिज्म का ये जो डिबेट है उसके बारे में है, तो हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के बारे में है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बातें फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में है। आप हमें इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर आप क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं। 2019 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए अभी ग्रुप्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जो कि 2019 के प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे, लेटर ऑन मेंस को टारगेट करेंगे। तो आप उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे राइटिंग के लिए हमारे पास क्या है। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, What difference does it make to the dead, the orphan and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or in the holy name of liberty or democracy? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए ने ह्यूमन राइट को सिक्योर करने के नाम पर, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के नाम पर, लोगों की लिबर्टी को इंश्योर करने के नाम पर कई सारे देशों में इंटरवीन किया, वहां पर सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया और कई जगहों पर वो सफल भी हुए। लेकिन ये जो प्रयास किए गए, जो इंटरवेंशन किया गया, इसमें कई सारे लोगों की जान गई, कई सारे लोग ऑर्फन हुए, होमलेस हुए। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट यूएसए, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर कुछ लोग कुछ होली ऑब्जेक्टिव्स के नाम पर ये डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मर गया, जिसका घर चला गया, जो अनाथ हो गया, उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि ये जो डिस्ट्रक्शन किया गया ये किसने किया और क्यों किया। ये डिस्ट्रक्शन टोटलिटेरिज्म के नाम पर किया गया या फिर ये किसी होली ऑब्जेक्टिव के नाम पर किया गया, लिबर्टी और डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए किया गया, क्योंकि उसका जो नुकसान होना था वो तो हो गया। कुल मिला के गांधी जी का ऑब्जेक्टिव ये था कि डिस्ट्रक्शन किसी भी वे में, किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए अपना पहला आर्टिकल देखते हैं, क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटिनल। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे पेपर 3 में सिक्योरिटी फोर्सेस वाले टॉपिक से भी जोड़ सकते हैं। इस आर्टिकल को देखिए, कंप्लीट करने के लिए ये सेंटिनल ट्राइब्स के बारे में है। तो मैंने एक जागरण जो उसका आर्टिकल उठा के इसका बैकग्राउंड तैयार किया है, बिकॉज जो आर्टिकल है उसमें 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में, उसके वेक में इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। लेकिन इस पूरे इशू के बारे में जानना भी जरूरी है। तो आइए इशू देखिए अभी क्या चल रहा है। नॉर्थ सेंटिनल जो आइलैंड है, वहां पर जो सेंटिनलीज ट्राइब रहा करती है, वो अभी न्यूज में है, बिकॉज उन्होंने एक अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, उसको जान से मार दिया। वो उस आइलैंड पर गया था, वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। शायद वो उन्हें ये बताना चाहता था कि जो जीसस हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट दे डिडंट लाइक दैट, बिकॉज वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर रेगुलेशंस बना रखे हैं कि जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, और वो इन जनजातियों से, इन ट्राइब से कोई कम्युनिकेशन नहीं रख सकता, जो कि जाने जाते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर वहां पर जाता है तो वो अपनी तीर से उसे मार देते हैं। तो आप डेफिनेटली सेंटिनल आइलैंड की लोकेशन को देखना चाहेंगे। तो देखिए, दैट्स आर इंडिया, ये इंडिया आप देख सकते हो, और उसके बाद यहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक ग्रुप है, और इसी ग्रुप में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो ग्रुप है उसके वेस्ट में आपको यहां पर सेंटिनल आइलैंड दिख जाएगा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अगर आप इस लोकेशन को और डिटेल तरीके से देखना चाहते हो तो यहां पर देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। यहां पर मार्कोंडम आइलैंड है, ठीक है, दैट इज नॉर्थ अंडमान। यहां पर पोर्ट कॉर्नवालिस है। यहां पर इंटरव्यू आइलैंड है, ठीक है, दैट्स साउथ आइलैंड। ये मिडिल अंडमान है। यहां पर ये पूरा लोकेशन जो है वो अंडमान सी की है, ठीक है। अब यहां पर आप पोर्ट ब्लेयर को देख सकते हैं। ये 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है, और यहां पर
पोर्ट ब्लेयर के जस्ट नॉर्थ में, सॉरी नॉट इन नॉर्थ, दैट इज वेस्ट, पोर्ट ब्लेयर के वेस्ट में आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को देख सकते हैं, दैट इज द लोकेशन। ये लोकेशन है जहां के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए थोड़ा और वाइड पिक्चर आप देख सकते हो, दैट इज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो ये लोकेशन आपने देख ली। अब बैकग्राउंड में हम लोग जानते हैं कि जॉन छाऊ नाम का एक व्यक्ति जो कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब ये बताने के पहले कि ये पूरा बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि जॉन छाऊ नाम का ये व्यक्ति है कौन। जॉन एलन छाऊ नाम का ये जो व्यक्ति है, ये अमेरिकन सिटीजन था। आप इसे इस इमेज में देख सकते हैं, ही इज द पर्सन। ये ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था, जो कि एक ओक्लाम में क्रिश्चियन कॉलेज है। ओक्लाम एक यूएसए की एक प्रोविंस है। ही वॉज क्रिश्चियन मिशनरी, वो एक क्रिश्चियन मिशनरी था। वो इसके पहले भी अंडमान और निकोबार आइलैंड पर 2015 और 2016 में विजिट कर चुका था। हालांकि ये क्लियर नहीं था कि आखिर सेंट्रल आइलैंड पर जाने का उसका उद्देश्य क्या था, वो क्यों सेंटिनलीज ट्राइब से कम्युनिकेट करना चाहता था, ये उसके रिलीजियस मिशन का हिस्सा था अथवा नहीं था। लेकिन जो उसकी डायरी मिली है, जहाँ पर उसने कुछ बातें बताई हैं कि वो डिक्लेयर करना चाहता था कि जो जीसस हैं वो लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इससे क्लियर हो रहा है कि जो ये व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं उन लोगों को अवेयर करना चाहता था क्रिश्चियनिटी के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में, और वो अपने एक मिशनरी ऑब्जेक्टिव के साथ उस आइलैंड पर पहुंचा था। बाद में उन ट्राइब्स ने इस व्यक्ति को जान से मार दिया और समंदर के किनारे इसे दफना दिया। तो देखिए जॉन छाऊ वहां पहुंचा कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। अगर वो पूरी लोकेशन फॉरबिडन है कि वहां पर कोई नहीं जा सकता, तो जॉन छाऊ ने एक लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की मदद ली थी जिनका नाम था अलेक्जेंडर, और एक वाटर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं उनकी भी उन्होंने मदद ली थी। और इन दोनों लोगों ने उनका कांटेक्ट करवाया 5 फिशरमैन से, जो कि छाऊ को पुलिस पेट्रोल टीम से, कोस्ट गार्ड से और नेवी से बचाकर उस आइलैंड तक ले जा सकते थे। लोकल फिशरमैन को रिपोर्टली लगभग 25,000 रुपए इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए तो दिए गए छाऊ के द्वारा, ताकि वो उन्हें आइलैंड तक ले जा सके। छाऊ फिशरमैन के साथ आइलैंड पे पहुंचा। हालांकि उन लोगों ने उसे थोड़ा किनारे ही छोड़ दिया, वो तैर कर आइलैंड पर पहुंचा। वो लोग समंदर में बीच में रुक गए बिकॉज उन्हें पता था कि वहां जाना खतरनाक है। छाऊ अल्टीमेटली 14 नवंबर की मिडनाइट को वहां आइलैंड पर, सेंट्रल आइलैंड पर पहुंचते हैं। वो अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स ले गए थे, लाइक फुटबॉल, फिशेस एंड अ बाइबल, ठीक है। फिशरमैन ने देखा कि छाऊ को बहुत सारे तीरों से मारा गया था। 17 नवंबर की मॉर्निंग को फिशरमैन ने यह देखा कि जो किसी एक व्यक्ति को समंदर के किनारे जो सेंटलीज ट्राइब के लोग हैं वो उसे दफना रहे थे। उसके कपड़े और अपीयरेंस से ऐसा लगा कि वो छाऊ ही था। उसके बाद फिशरमैन वापस लौट आया पोर्ट ब्लेयर। उन्होंने पूरी घटना को अलेक्जेंडर को बताया, जिसने एक्चुअली उन फिशरमैन को भेजा था उसकी मदद के लिए। और एक 13 पेजेस का जो एक लेटर छाऊ ने लिखा हुआ था अपनी फैमिली वालों के लिए, उसे उन्होंने अलेक्जेंडर को सौंप दिया। अलेक्जेंडर ने छाऊ के फ्रेंड को यूएस में इन्फॉर्म किया, और छाऊ के फ्रेंड ने फाइनली छाऊ की मां को इस बात की जानकारी दी कि उन्हें सेंटिनलीज टाइप के लोगों ने मार दिया है। उनकी मां ने उसके बाद इंफॉर्मेशन यूएस काउंसलेट को दी, और फाइनली जो इंफॉर्मेशन थी वो 19 नवंबर को इंडिया की पुलिस के पास पहुंच गई। अंडमान की पुलिस ने आइलैंड की तरफ रुख किया कि छाऊ के डेड बॉडी को रिकवर कर लिया जाए, लेकिन जब वहां पर पहुंचे 24 नवंबर को, तो बोज एंड एरोज के साथ जो सेंटिनलीज टाइप के लोग थे वहां पर मौजूद थे। तो उन्हें अल्टीमेटली वापस आने के लिए कह दिया गया, बिकॉज उनके पास जाना खतरनाक है, वो हमला करते हैं और वो एक ह्यूमन हेरिटेज है, तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस पूरी घटनाक्रम में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोग यानी कि जो अलेक्जेंडर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और जो वाटर स्पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर थे उन्हें, और 5 फिशरमैन को। हालांकि छाऊ की मां ने ऐसा अर्ज किया है कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए बिकॉज दे आर जस्ट हेल्पिंग छाऊ, और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। बट क्या होगा वो तो देखने वाली बात है। जॉन छाऊ कौन है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में क्या जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर ये सेंटिनलीज ट्राइब के लोग हैं कौन। देखिए, दुनिया की बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक हैं। ये ट्राइब जो रिपोर्टेड है प्री नियोलिथिक एरा के हैं, मतलब लगभग 50,000 साल पुराने हैं। ये किसी भी तरीके का कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश नहीं करना चाहते आउटसाइडर्स से। ये कोई कपड़े नहीं पहनते। ये अपनी बॉडी को पत्तों से और जो फूल की मालाएं हैं उनको फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फर्दर इनकी जो लंबाई होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। इनकी जो स्किन होती है वो डार्क होती है, काले बाल होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि जो इनकी ट्राइब है ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से शताब्दियों पहले माइग्रेट करके इस आइलैंड पर आई होगी।
उनकी लैंग्वेज क्या है? तो देखिए जो ट्राइब है इनकी खुद की लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज आसपास की जो ट्राइब्स हैं उनसे मिलती जुलती नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्टैक्ट जो स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई जारवा से या इन ट्राइब से, तो हम लैंग्वेज को कंपैटिबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर पाए और हम अनसक्सेसफुल रहे, मतलब हम उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए हैं। हाउ डू दे सर्वाइव, वो रहते कैसे हैं, वो जीते कैसे हैं? तो देखिए सर्वेज ऑफ नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड हैवंट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर का कोई एविडेंस नहीं मिला है। वो अभी भी प्री हिस्टोरिक एरा में रह रहे हैं। डेफिनेटली वो हंटर गैदरर हैं, वो शिकार करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, वाइल्ड प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं आइलैंड के, और उसे ही वो खाते पीते हैं। वो कैसे रहते हैं, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली? तो उनकी लोकेशन है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड का हिस्सा है जो कि इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है। ऑफिशियली ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसके अंतर्गत आता है। हालांकि सरकार ने इन ट्राइब्स के आइसोलेटेड रहने की जो डिजायर है उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है, और सेंटिनलीज ट्राइब को एक सॉवरेन एंटिटी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को खुद ही गवर्न करते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और इसीलिए ना तो उन्हें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई मतलब है, और ना ही हम चाहते हैं कि वो इसके बारे में जाने या उसे फॉलो करें। अगर वो अपने तरीके से रहना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आइलैंड है उसे एक सॉवरेन एरिया माना जाता है। स्टिल इंडियन गवर्नमेंट उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेती है, और इंडियन नेवी जो है वो रेगुलरली मॉनिटर करती रहती है कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। दूरी से हेलीकॉप्टर का सहारा लेके उन्हें रिव्यू कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए जो उनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो कितनी है। गवर्नमेंट डजंट इंक्लूड द सेंटिनलीज इन इट्स सेंसस, सेंसस में उन्हें गिना नहीं जाता। हाउएवर सरकार का ये मानना है, जो हम काउंटिंग उनकी कर पाते हैं, जो फोटोज वगैरह हम ले पाते हैं दूर से, उसी के जरिए हम उनकी काउंटिंग करते हैं। 1991 के सेंसस में पहली बार आइलैंड के लोगों को गिनने का प्रयास किया गया था फोटोज के जरिए, तो हमने 117 लोगों को काउंट किया था। 2011 के सेंसस में तो हमने केवल 15 लोगों को काउंट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी संख्या 15 या फिर 117 है। कुछ लोग अंदर रह रहे होते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, जिसके बारे में बहुत क्लियर कट जानकारी नहीं है। आप मान के चलिए कि 50 से 150 200 के अप्रॉक्सीमेट उनकी पॉपुलेशन होगी, जिसके बारे में हमें क्लियर कट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से सेंटिनलीज टाइप के लोग आइसोलेटेड हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अदर ट्राइब्स भी वैसे ही आइसोलेटेड हैं? अंडमान आइलैंड पर जो ट्राइब रहती है दैट इज अंडमानीज। ठीक है, वो एक ग्रुप ऑफ वेरियस इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं। ये भी हिस्टोरिकली हंटर गैदरर ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये उतने आइसोलेटेड नहीं है जितने कि सेंटिनलीज हैं। ये कॉन्टैक्ट रखते हैं और ये चीज़ों के बारे में अभी अवेयर हैं। एक सवाल और हमारे सामने आता है कि क्या सेंटिनलीज टाइप के लोग कैनिबल्स यानी कि नरभक्षी हैं, वो इंसानों को मारकर खा जाते हैं? देखिए कई सारी रिपोर्ट्स ने पहले ये सजेस्ट किया था कि जो सेंटिनलीज टाइप के लोग हैं वो कैनिबल्स हैं, यानी कि नरभक्षी हैं, वो इंसानों को मारकर खा जाते हैं अगर वो किसी आउटसाइडर को देखते हैं तो। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके जरिए हम ये प्रूव कर सकें कि वो नरभक्षी हैं, लेकिन हाँ हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे एविडेंसेस नहीं हैं जिसके आधार पर हम ये प्रूव कर सकें कि वो नरभक्षी नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं कि सेंटिनलीज टाइप के लोगों ने किसी व्यक्ति को मारा है। इसके पहले 2006 में उन्होंने 2 फिशरमैन को मारा था, लेकिन उन्होंने उन्हें खाया नहीं था। इसके बाद अभी जब उन्होंने छाऊ को मारा है तो उन्होंने उस व्यक्ति को भी नहीं खाया है, बल्कि उसे समंदर के किनारे दफना दिया है। दैट प्रूव्स कि वो नरभक्षी नहीं है। तो फिर वो खाते क्या हैं? वो एनिमल्स का शिकार करते हैं, सी फूड का इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेलफेयर ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो सेंटिनलीज टाइप के लोग हैं ये आग के बारे में नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये जो कुछ भी खाते हैं उसे कच्चा खाते हैं, पकाकर नहीं खाते हैं। आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो कि टोटली आउट ऑफ बाउंड एरिया है, मतलब वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, और इंडियन रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के तहत इसे रेगुलेट किया जाता है। सेंटिनलीज ट्राइब के लोग जो कि बाहर के लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, और हेल्थ हजार्ड भी होते हैं बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग या फिर वीक आपके आसपास के माहौल की वजह से होता है। अगर आपको ज़्यादा थ्रेट्स हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को उसके हिसाब से प्रिपेयर करती है और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी अनअवेयर थ्रेट से की कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं होती, एंड दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद सेंटिनलीज ट्राइब। वो जो आउट साइड वर्ल्ड है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके कांटेक्ट में नहीं है, तो उनका इम्यून सिस्टम उसको डील करने के लिए अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो अगर वो किसी आउटसाइडर के कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उन्हें खतरा ज़्यादा हो सकता है। उनकी संख्या बहुत कम है तो वो सेफ रहें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं कि उस व्यक्ति पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, ताकि ये जो एरिया है उसे अनडिस्टर्ब्ड बनाया जा सके, और जो उसकी प्राचीनता है, उसका जो एक प्रिस्टीन नेचर है, उसको भी हम मेंटेन कर सकें।
लेकिन फिर भी फैक्ट ये है कि एक फॉरेन टूरिस्ट इस पूरे सिक्योरिटी सर्विलांस प्रोटोकॉल को ब्रीच करता है, लोकल रेसिडेंट की मदद से वो उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। ये एक रूड रियलिटी है। जबकि हम एक 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 26/11 के मुंबई टेरर अटैक की, जहां पर वो लोग सी रूट का इस्तेमाल करके ही, जो पाकिस्तान के आतंकी थे, वो मुंबई में एंटर कर पाए थे। और उस समय भी कई सारे ऐसे सवाल उठे थे कि जो हमारा इंटेलिजेंस है वो क्यों अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया, हमारी जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उसको कैसे ब्रीच किया। लेकिन ये भी एक एग्जाम्पल ही है सिक्योरिटी ब्रीच का। तो ये एक रूड रियलिटी है कि 10 साल बाद भी 26/11 के हम ऐसी घटनाओं के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं। अगर एक जो टूरिस्ट है वो सारे सिक्योरिटी चेक्स को क्रॉस करके एक आइलैंड पे पहुंच जाता है, तो फिर हाउ कैन वी से कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अवेयर हैं और वो किसी भी 26/11 के थ्रेट को काउंटर करने के लिए कैपेबल हैं। देखिए 26/11 के बाद हमारे कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटीज को एनहेंस किया गया, दैट वाज गुड। लेकिन फिर भी जो इंडिया का इंटेलिजेंस अपैरेचस है वो अभी भी बहुत ही वीक बना हुआ है। 26/11 और 1999 का जो कारगिल का सेटबैक था, इन दो के दोनों केसेस में इंटेलिजेंस फेल्योर हमारे सामने निकल के आया था। उसके बाद कई सारी रिकमेंडेशंस दी गई कि हम कैसे इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करें और इसको और बेहतर बनाएं, लेकिन उन रिकमेंडेशंस को आज भी फॉलो नहीं किया गया है। ये पूरा मुद्दा क्या था, कैसे, और डिटेल्स कैसे आएंगी, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर कैसे ये जो टूरिस्ट था, टूरिस्ट कह सकते हैं या फिर मिशनरी कह सकते हैं, वो कैसे उस आइलैंड पे पहुंचा, इंटेलिजेंस ग्रिड कहां पर फेल रही। बट अभी के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो एलन छाऊ का केस है, ये तो एक सिंबॉलिज्म है, ये एक आइसबर्ग है। जो दिक्कतें हैं वो और बड़ी हैं। आज भी हम 26/11 के बाद स्टेटस को में ही हैं, हमने कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किया है, तो हमें इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। लेट्स सी अनदर आर्टिकल, एज ऑफ प्रिजुडाइज, पेपर 1 से टॉपिक को जोड़िए, सेक्युलरिज्म वाले टॉपिक से, या फिर आप फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से भी इसको जोड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, क्या यहाँ पर आज की दुनिया में गांधी जी के नॉन वायलेंस को जगह दी जा सकती है? क्या हम इसे एक पावरफुल वेपन कह सकते हैं, जबकि ये एक एज ऑफ टेरर है? किस तरीके से एक ह्यूमनिस्ट एक टेररिस्ट से फाइट कर सकता है? क्या एम्पैथी और फॉरगिवनेस को टेरर के कन्वर्सेशन में जगह दी जा सकती है? ऐसा ही एक आर्टिकल हमने एक बार डिस्कस किया था, दैट वाज फोकस्ड ऑन एटीट्यूड ऑन द इश्यू ऑफ एम्पैथी एंड फॉरगिवनेस। एथिक्स का आर्टिकल था, हमने उसे डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, आपने उसको सुना होगा। उसी आर्टिकल को बैकग्राउंड में रख के ये नया आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल कहता है कि हम एज ऑफ टेरर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज ऑफ टेरर अगर कंप्लीटली नहीं है तो भी इंपॉर्टेंटली एक प्रिजुडाइस है, जहां पर एक कैटेगरी के लोगों को नॉर्मली डिनाई किया जाता है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हम उसे एक ब्लैंकेट प्रिजुडाइस के तौर पे देख सकते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ग्लोबली ये जो 50+ ईयर्स थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 2001 के, मतलब 1945 से लेके 2001 के बीच का जो समय था, वहां पर यह प्रिजुडाइस इतना नहीं था जितना आज है। अमेरिकन्स को अरब वर्ल्ड में वेलकम किया जाता था, अरब वर्ल्ड के लोग यूएस में आसानी से जा सकते थे, इंडियंस को पाकिस्तान में वेलकम किया जाता था, पाकिस्तानी लोगों के लिए भी इंडिया में आना बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, उन्हें वीज़ा मिल जाया करता था। हालांकि दिक्कतें तो काफ़ी लंबे समय से इंडिया पाकिस्तान के बीच में, स्टिल आज सिचुएशन कुछ और है। आज किसी एक अरब कंट्री के व्यक्ति के लिए, लाइक टर्क, ईरानियन, पाकिस्तानी या फिर इंडियन मुस्लिम के लिए भी यूएस का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। और अमेरिकन के लिए भी सेम है। अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन सिटीजन या मुस्लिम, ये जो सिटीजन्स हैं, ये भी अगर मुस्लिम नेम से इंडियन वीज़ा लेना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी मुश्किल से ही मिल पाएगा। वीज़ा तो केवल एक सिम्टम है। सोशली और पॉलिटिकली मुस्लिम होना एक बहुत बड़ा हैंडीकैप बन चुका है वर्तमान इंडिया में भी। आज अमेरिका वैसा नहीं जैसा वो 10 या 20 साल पहले हुआ करता था। विच इज वाई, यही कारण है कि आज के समय को एज ऑफ टेरर कहा जा रहा है, आतंक का युग कहा जा रहा है। हालांकि आतंक का युग कहा जाना उचित नहीं होगा, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रिजुडाइज पर बेस्ड हैं। हमने ये मान लिया है, चूंकि 9/11 का अटैक हुआ, इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए हैं, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक किया गया, अभी मुंबई में जो अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद एक प्रिजुडाइज क्रिएट किया गया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस पूरे सिनेरियो को एज ऑफ टेरर नहीं बल्कि एज ऑफ प्रिजुडाइज कहा जाना चाहिए, एक पूर्वाग्रह जो अभी बना हुआ है। ये बातें आर्टिकल में बताई गई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या यहां पर गांधी जी की जो नॉन वायलेंस का आइडिया है ये काम कर सकता है? एक डिबेट मेरे सामने भी निकल कर आई कि हम कह रहे हैं कि गांधी जी का नॉन वायलेंस टेररिज्म को जीत सकता है, फॉरगिवनेस एक फायदेमंद या टूल हो सकता है। तो क्या ये सही है? क्या वो अन्य लोगों को इंसेंटिवाइज नहीं करेगा?
मैंने आपको बताया कि जो गांधी जी का फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है वो आज एप्लीकेबल है। तालिबान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है बिकॉज तालिबान ने बहुत सारी एट्रोसिटीज की हैं, फिर भी हम उन्हें माफ करने को तैयार हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं बिकॉज हमें लगता है दैट इज द ओनली वे कि हम पीस स्टेबलाइज कर सकते हैं वहां पर। तो गांधी जी का जो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो क्या महात्मा गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है ये एक पावरफुल वेपन हो सकता है? क्या उनका नॉन वायलेंस इस पूरी सिचुएशन को डील कर सकता है? गांधी जी का नॉन वायलेंस ये नहीं है कि जब आपके ऊपर अटैक किया जाए टेररिस्ट के द्वारा तो अपने हथियार डाल दें। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि गांधी जी के नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉवर्डिस कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके लिए ब्रेवरी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपके लोग संकट में हैं, आपका परिवार संकट में है तो आप उसे छोड़कर भाग जाए, आप उनके साथ खड़े रहें, उस चीज का, पूरी सिचुएशन का मुकाबला करें। तो उनका नॉन वायलेंस पीछे हटने का नाम नहीं है बल्कि मुसीबतों से लड़ने का एक तरीका है। गांधी जी के नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट एक कॉमन सेंस की अंडरस्टैंडिंग में है कि सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी टफ हो, चाहे वो रिलीजन के इशू पर ही क्यों ना हो, हमें दुनिया के हर हिस्से में लोगों के साथ मिलकर रहना सीखना होगा। गांधी जी के नॉन वायलेंस में नॉन कोर्शन यानी कि जबरदस्ती कंपोनेंट नहीं है, तो फॉरगिवनेस उसका एक टफ इंग्रेडिएंट है जो हमें स्वीकार करना होगा। 1947 का जो क्लाइमेट था वो कैसा था? आपने किताबों में पढ़ा होगा, मूवीज में देखा होगा। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में रॉट्स चल रहे थे, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे। एट दैट टाइम टू गांधी जी ने फॉरगिवनेस की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें एक दूसरे को माफ करना होगा, तभी हम समाज को आगे ले जा सकेंगे। सिचुएशन 1947 के क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा खराब थी। आज हम क्यों फॉरगिवनेस की बात नहीं कर सकते? 1947 में पाकिस्तान को एक मुस्लिम होमलैंड बना दिया गया। बात चली कि इंडिया को भी एक हिंदू कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। न्यूली फ्री इंडिया को बहुत आसानी से हिंदू स्टेट बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ गांधी जी, बैक्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद हमने एक सेकुलर इंडिया के फाउंडेशन को स्टेबलाइज किया। आज 70 साल बीत चुके हैं, हम लगभग वैसी स्थिति में हैं जहां पर लोगों के अंदर एंग्जाइटी है, वो एक दूसरे के प्रति इनसिक्योर हैं। जैसा कि 1948 में इंडिया हुआ करता था, एक दूसरे के प्रति जो इनसिक्योरिटी रहा करती थी वो कहीं ना कहीं आज भी जगह बना रही है। तो क्या हमें फिर से गांधी जी की उन बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं है जो उन्होंने उस समय कहा था कि हमें एक दूसरे को माफ करना सीखना होगा? फॉरगिवनेस जो एट्रीब्यूट है हमें उसे अपने अंदर इनकलकेट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला आर्टिकल, द 3 बिन्स सॉल्यूशन। पेपर से टॉपिक को जोड़िए पॉल्यूशन वाले सेक्शन से, नॉट पेपर 2। मैंने यहाँ गलती से लिखा है, ये पेपर 3 से जुड़ेगा। ठीक है, पॉल्यूशन का टॉपिक पेपर 3 में है, एनवायरमेंट वाले में। ये तो अब तक आप लोग जान ही गए होंगे, आप लोग बहुत लंबे समय से पेपर्स को देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से ऐड होता है। देखिए, अभी तक हम लोग 2 डस्टबिन की बात करते हैं। अ ब्लू डस्टबिन जिसमें आपको डालना होता है सूखा कचरा, अ ग्रीन डस्टबिन जिसमें आपको डालना होता है गीला कचरा यानी कि वेट वेस्ट। अब यहां पर आर्टिकल कहता है कि हमें एक तीसरे डस्टबिन की आवश्यकता है जिसमें हम हैजार्डस डोमेस्टिक वेस्ट को कलेक्ट कर सकते। आइए इसी कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तभी तो आर्टिकल का टाइटल दिया गया है द 3 बिन सॉल्यूशन, यानी कि अभी हमें 3 डस्टबिन की आवश्यकता है अपार्ट फ्रॉम 2। देखिए, राइटर कहती हैं कि वो इस आर्टिकल को इसलिए लिख रही हैं ताकि जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसे मिक्स ना किया जाए, क्योंकि अगर उसे मिक्स कर दिया जाता है तो कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल ये बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। अगर उसे शुरुआत में ही अलग कर दिया जाए, पहले इंस्टेंस में ही, तो काफी आसान होगा इस वेस्ट को डिस्पोज करना या फिर रिसाइकिल करना। यहां पर राइटर कहती हैं कि हमारा फोकस एक अलग तरीके के हाउस होल्ड वेस्ट पर है, दैट इज हैजार्डस वेस्ट। चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से हम कई तरीके के ऐसे केमिकल्स का, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम बहुत अवेयर भी नहीं है। वो बहुत कोरोसिव हैं, एक्सप्लोसिव हैं, फ्लेमेबल हैं और टॉक्सिक हैं। कुल मिला के वो खतरनाक हैं। ये जो डेंजरस वेस्ट है इसे हमें वेट और ड्राई वेस्ट स्ट्रीम से अलग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें मिक्स होने के बाद इन्हें डिस्पोज करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये हार्मफुल होते हैं ना केवल हमारी हेल्थ के लिए बल्कि हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट क्या है? इसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में डिफाइन किया गया है। इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, लाइक डिस्कार्डेड कैन्स ऑफ पेंट एंड पेस्टिसाइड्स, सैनिटरी वेस्ट जैसे कि डिस्पोजेबल डायपर्स, सैनिटरी पैड्स, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है जैसे कि एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, ब्रोकन मरकरी थर्मोमीटर, निडल्स एंड सिरिंज, ई वेस्ट जैसे कि ट्यूबलाइट्स, CFL बल्ब्स या फिर यूज्ड बैटरीज या बटन सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं आपकी घड़ियों में लगते हैं, हैंड वॉच में लगते हैं। इन सभी चीजों को हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है जो कि हाउस होल्ड लेवल पे जनरेट होते हैं। ठीक है, देखिए, इसके अलावा पेंट और वर्निशेस ये भी कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि घर में पॉल्यूशन का सोर्स हैं। इनमें अक्सर बहुत ही टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं जो कि
फ्लेमेबल भी होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। लेड एक हाईली टॉक्सिक मेटल है जो कि अक्सर लेड बेस्ड पेंट में पाया जाता है, जिसे हम दीवारों पर, खिलौनों में या आर्ट सप्लाईज में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के लिए काफी खतरनाक होता है और उनमें ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज को भी क्रिएट कर सकता है। WHO ने अपनी 10 हैजार्डस कंपाउंड्स की केमिकल्स की लिस्ट में लेड को भी जगह दी है। कई सारी कंट्रीज ने तो पेंट में इसे फेज आउट भी कर दिया है। नवंबर 2016 में इंडिया ने भी एक रेगुलेशन बनाया था जिसमें कहा गया था कि जो लेड का कंटेंट है पेंट में वो 90 पॉइंट पर मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 1 मिलियन पेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें केवल 90 मिलियन, नॉट 90 मिलियन, 90 मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिकली लेड के हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। हालांकि एक स्टडी जो टॉक्सिक लिंक ने पब्लिश की 2018 में, उसमें यह पता चला कि जो पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वहां पर इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया जाता। उनमें जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए उनमें पाया गया कि जहां पर कहा गया है कि लेड का कंटेंट 90 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहां पर लेड का कंटेंट 1,99,345 ppm पाया गया, लगभग 2 लाख ppm पाया गया, जो कि प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट से 2000 गुना ज्यादा है, लिमिट से 2000 गुना ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि 160 कंज्यूमर्स को सर्वे किया गया, जिसमें से 16% लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं थे। मैं चाहता हूं कि अब आप लोग अवेयर रहें कि पेंट में या फिर जो पेंट आप इस्तेमाल करते हैं खिलौनों में, पेंटिंग्स में, उसमें लेड का कंटेंट कितना नुकसानदेह है। और भी एग्जांपल्स हैं हैजार्डस डोमेस्टिक वेस्ट के, जैसे कि पेस्टिसाइड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं मॉस्किटोज को मारने के लिए, फ्लाइज को, कॉकरोचेस को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए, वो भी काफी हार्मफुल होता है। जो ब्रोकन ग्लास होता है वो बहुत ही मोस्ट कॉमनली डेंजरस डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट है। ग्लास का कोई सामान होता है वो टूट जाता है, वो भी बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन देखिए, अगर कोई कांच का सामान टूटता है तो उसे डिस्पोज करने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में भी कि अगर कोई कांच का सामान टूटा है तो आप खुद भी या फिर आपकी जो माता जी हैं, माँ हैं, वो उस कांच को कलेक्ट कर लेती हैं। कलेक्ट करने के बाद वो उसे मिट्टी में डिस्पोज कर देती हैं या फिर ऐसी जगह उसे फेंकती हैं जहां पर वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बिकॉज उन्हें पता है कि वो ग्लास अगर किसी के पाँव में धंस गया तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। उसे कई बार मिट्टी में दफना दिया जाता है ताकि वो सेफली वहां पर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर जिस तरीके से हम ब्रोकन ग्लास को डिस्पोज करते हैं, वैसे ही अगर हम अदर जो हैजार्डस वेस्ट हैं जैसे कि सैनिटरी वेस्ट, उन्हें डिस्पोज करने की जिम्मेदारी ले लें तो दिक्कतें काफी कम हो सकती हैं। हालांकि यहां पर देखिए, जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्पोजल की, उसे हमें लेनी चाहिए। जैसे सैनिटरी वेस्ट है, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि वो एक रैपर दें जिसमें रखकर उसे डिस्पोज किया जा सके। कई सारे कानून बनाए गए हैं डिस्पोजल के लिए, यही बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर देखिए, मैंने कई सारे कानूनों की लिस्ट बना के रखी हुई है। पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसमें डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट के बारे में बात की गई है। दूसरा, ये तो होगा पहला कानून। दूसरा कानून यहाँ पर है द हैजार्डस वेस्ट रूल्स 2016, इसमें जो इंडस्ट्रीज और लार्ज ऑफिसेस हैजार्डस वेस्ट को जनरेट करते हैं उसके बारे में चर्चा की गई, उसे कैसे डील किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर कानून है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसमें बताया गया है कि जो हैजार्डस वेस्ट है जो कि हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से रिलीज किया जाता है उसे कैसे डील किया जाएगा। चौथा यहाँ पर कानून है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसमें बताया गया है कि जो ई वेस्ट है जैसे कि कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, टीवी, फ्लोरोसेंट और अदर मर्करी कंटेनिंग लैम्प्स जो हैं उन्हें कैसे डिस्पोज किया जाएगा। पांचवा कानून है जैसे कि बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, इसमें जो लेड एसिड बैटरीज हैं उन्हें कैसे डील किया जाएगा, इन्वर्टर्स की, कार्स की, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए, 5 कानून हैं अलग अलग तरीके के वेस्ट के लिए। अब ये एक बेसिक दिक्कत है, कई तरीके के कानून हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी हमारी अच्छी है नहीं, और ग्राउंड लेवल पर उन्हें कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ जिम्मेदारी म्युनिसिपल अथॉरिटीज को दी गई है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016, उसमें ये कहा गया है कि जो हैजार्डस वेस्ट है उसे क्वार्टरली या पीरियोडिकली जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं वो कलेक्ट करेंगी या फिर डिपॉजिट सेंटर्स बनाएंगी जहां पर उसे इकट्ठा किया जा सकेगा। आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई बैटरी वगैरह होती है तो उसे आप लोग जनरली कचरे में नहीं डालते, वो कहीं ना कहीं आप किनारे रख देते हो। आपकी अलमारियों में भी खराब बैटरीज रखी होती हैं। ये हमारी आदत में है कि जो अलग तरीके के डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, जो हैजार्डस भी होते हैं, कई बार हम उन्हें किनारे रखते हैं, हम उन्हें हरे या फिर नीले डिब्बे में नहीं डालते हैं। तो ये हमारी आदत में है, लेकिन हमें पता नहीं कि उसे डिस्पोज कैसे किया जाए, क्योंकि यहां पर कोई डिपॉजिट सेंटर्स है नहीं, म्युनिसिपल अथॉरिटीज अपना काम कर नहीं रही हैं।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, उसमें सेफ डिस्पोजल की बात की गई है हेल्थ केयर वेस्ट के लिए ही केवल। लेकिन हमें पता है कि केवल 10 से 25%, वैसे तो जानकारी वाली बात यह है कि केवल 10 से 25% जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्शन होता है। लेकिन अगर उसे अच्छे से डील नहीं किया गया तो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो ये जो अभी पूरा सिस्टम बना हुआ है जहां पर हम वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो आर्टिकल देखिए एंड में कंक्लूजन में ये कहता है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल्स अपना रहे हैं तो हमें वहां पर नई नई जिम्मेदारियां भी लेनी होंगी। तो आइए हम 3 डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई, वेट और हैजार्डस वेस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है मीन्स के लिए, तो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसे लिख लीजिए ताकि आप उसे डील कर सकें। इसी टॉपिक पर आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लिख लीजिए उसे। व्हाट आर द मेजर इशूज व्हाइल डीलिंग विद हैजार्डस वेस्ट? ठीक है, व्हाट आर द मेजर इशूज व्हाइल डीलिंग विद हैजार्डस वेस्ट? व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम द प्रॉब्लम? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करिएगा 200 शब्दों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन देखते हैं आज हमारे पास क्या है। क्या आपको लगता है कि लिकर को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए कंट्री में और हमें ड्राई कंट्री बना देनी चाहिए अपने देश को? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।